नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सीएम धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और इस प्रकार से कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र इस दौरान प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन आप सभी के लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सहकार भारती संगठन के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का उद्घाटन किया। मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल्स की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सहकार भारती संगठन के अथक प्रयासों से ही सहकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। मोदी सरकार ने सहकारिता के लिए मॉडल बायलॉज बनाया है और उन्होंने दावा किया, वैसे तो उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन अब बहुत ही जल्दी मोदी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मॉडल बायलॉज बनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सहकार भारती की है, ये सबसे एपेक्स बॉडी है सहकार भारती की। सारे निर्णय सहकार भारती की, यही हमारी बॉडी है जहां निर्णय मंजूरी ये हमारा साल में एक बार होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बार होती है, फिर हम अगले एक साल का हमारा रोड मैप, हमारे प्लान्स, हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये पूर्ण विषयों पर 2 दिन की चर्चा होती है। जो आप लोग मीडिया से हैं या समाज के भी जो प्रबुद्ध वर्ग है उस बात को देख रहे हैं, अभी जो सरकार की और समाज की जिस तरह की दिशा नीति है, कार्य नीति है, उसमें सहयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और सभी दल के नेता अपनी तरफ से 5 लोकसभा सीटों के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौरान टिहरी से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी ने भी अब टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए दावेदारी पेश कर दी है। इस बात को लेकर के लाखीराम जोशी ने कहा कि हम ऐसे समय में बीजेपी से जुड़े हैं जब उनके सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं थी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने उस दौर में संघर्ष किया है और अब जब अवसर मिल रहा है तो हमें दावेदारी पेश करनी चाहिए। तो इसी दृष्टि से हमने टिहरी लोकसभा से दावेदारी जताई है। जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावेदारी की है और चूंकि हम लोग जो है पार्टी के जो स्थापना काल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे हैं और उस समय हम लोगों ने संघर्ष किया है, जब जो है कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं थी कि कहीं जो है कोई विधायक बनेगा पार्टी से, कभी कोई सांसद बनेगा, और आज जब अवसर आया है तो उसमें हम लोगों का, सभी लोगों का ये कहना था कि भाई हम लोगों ने संघर्ष किया है इस समय पर, तो हमारा अधिकार बनता है और हमको दावेदारी करनी चाहिए, और उसी दृष्टि से हमने दावेदारी की है। और जो टिहरी क्षेत्र का जो हमारे जो प्रतिनिधि है वर्तमान तक, और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर के नगर निगम ऋषिकेश प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निगम अब 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को पॉलीथीन का प्रयोग करने से रोकेगा। यात्रियों को पॉलीथीन के बदले जूट और कागज के थैले उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए रोडवेज, बस स्टैंड और यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में नगर निगम की ओर से काउंटर भी लगाए जाएंगे और वहीं काउंटर पर यात्रा में जाने वाले प्रत्येक ग्रुप के सदस्य को पॉलीथीन छोड़कर जूट के थैले लेने के लिए निगम कर्मचारी जो है वो जागरूक करेंगे। फिलहाल नगर निगम ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10,000 जूट के थैले बनवाने शुरू कर दिए हैं।
हम यात्रा के लिए कर रहे हैं, उसमें हमने स्वयं सहायता समूह जो हमारे साथ त्रिवेणी सेना के रूप में भी काम कर रही हैं, उनके साथ बैठक करके उनको टारगेट दे दिया है। लगभग हम 10,000 से अधिक जो है कपड़े के बैग, जूट के बैग बना रहे हैं और हम वहां पर यात्रा बस स्टैंड पर और ट्रांजिट कैंप में और जहां जहां हमारे चेक पोस्ट हैं वहां हम प्लास्टिक को हटाने के लिए और लोगों को कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए वो बैग देंगे और जिस पर खुद भी प्रिंट रहेगा और वहां पर हम अनाउंसमेंट भी लगातार करते रहेंगे यात्रियों से कि वे जो है इन बैगों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है जो यात्रा मार्ग में और यहाँ शहर में भी कूड़े की जो समस्या है। नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाजल चौकी पर पुलिस ने एक लोडर वाहन से कांजल की लकड़ी तस्करी होते हुए पकड़ी। आपको बता दें कि तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 3 नेपालियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग के हवाले कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मामले का खुलासा सीओ अस्मिता ममगाई ने किया। सीओ ने बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध लोडर वाहन को तलाशी के लिए रोका गया और तलाशी लेने पर वाहन के अंदर से कांजल की लकड़ी के 101 गुटके बरामद किए गए। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपया की जा रही है। और उत्तराखंड में लंबे समय से बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आज बेरोजगार संघ के साथ उत्तराखंड छात्र संघ और कोविड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के सीएम आवास कूच किया। इस दौरान इन लोगों ने सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया और कहा कि राज्य में 65,000 कर्मचारी पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार भर्ती करने को तैयार नहीं है, सिर्फ भर्ती विज्ञापन तक ही सीमित है। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सुभाष रोड तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सकता है और आंदोलन तो अलग अलग तरीके के होते हैं और हो सके इस बार एक ऐसा आंदोलन हो कि आचार संहिता लगने के बाद सारे प्रदेश के युवा, 5 लोकसभा के युवा सरकार के जो कैंडिडेट होंगे उनके विपक्ष में वोट मांगे। ये भी स्थिति हो सकती है। हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे पर इनके प्रत्याशियों का जरूर बहिष्कार करेंगे जिन लोगों ने 5 साल 10 साल में युवाओं को छला। खबर देहरादून से है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ओला उबर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का बिना लाइसेंस के देहरादून में संचालन हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ओला उबर और ऑटो 3 व्हीलर जो कंपनी के साथ समाहित हैं, इन सभी का संचालन जल्द रोका जाए। आरटीओ सुनील शर्मा की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करने पर इन्हें इनके पद से हटाया जाए और जब तक सीबीआई की जांच पूरी न हो तब तक ओला उबर के लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। सुनील शर्मा ने कहा है कि उनकी तरफ से यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो एग्रीगेटर देहरादून में ओला उबर का संचालन करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके और सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए चल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि किसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एग्रीगेटर्स के बारे में बता सकता हूं कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो हैं, एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या 2 व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर
जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहां पर संचालन कर रहे हैं, तो उनको पकड़े जाने पर आगामी मां पूर्णागिरी मेले के दृष्टिगत धाम में लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन हरकत में दिखा। आपको बता दें कि चंपावत के पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार टैक्सी चालकों के साथ एक बैठक की गई और बैठक का संचालन राष्ट्रगान के साथ किया गया, जिसके बाद से मौजूद मुख्य अतिथियों का यूनियन पदाधिकारी की ओर से स्वागत करते हुए बैठक का संचालन किया गया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार और उप निरीक्षक हरीश प्रसाद की ओर से मौजूद टैक्सी चालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने कहा कि संचालित हो रहे सभी टैक्सी वाहनों के रूट तय किए गए हैं, जिनका जो रूट होगा वो उसी रूट पर अपने वाहनों का संचालन करेगा। महासंघ उपाध्यक्ष ललित मोहन भट्ट, हमारे संज्ञान में ये आया कि पिछली बार जो टनकपुर अध्यक्ष जी है उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि बाहर की गाड़ियां चल रही है, लेकिन हमारे संज्ञान में उस समय कोई नहीं था कि बाहर की गाड़ियां चल रही है। और दूसरी बात जो है कि अध्यक्ष जी ने खुद बताया था कि मैं बाहर की गाड़ी नहीं चलाऊंगा और न मैं चलाता हूं न कभी चलाऊंगा, यह अध्यक्ष जी ने कहा। अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो महासंघ इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और दूसरी बात जो है, क्या कहते हैं, जैसे अध्यक्ष टनकपुर अध्यक्ष जी ने बताया कि स्टिकर लगाकर गाड़ियां चलेंगी और स्टिकर बनेगा, बिना स्टिकर के कोई गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ये अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो नशे के खिलाफ, आज हमारा मेन उद्देश्य हमारी बैठक का ये था, मां पूर्णागिरी का मेला चलने वाला 26 मार्च से। मेन हमारा जो है, हमारा टैक्सी यूनियन की बैठक हुई, धूलीगाड़ हमारे जो इंचार्ज है एसआई साहब हरीश प्रसाद जी आए थे यहाँ पे। और हमारा मेन उद्देश्य है कि जो नशे के खिलाफ हम लोगों, मेरे जब से मैं अध्यक्ष बना शुरू से ही मैं नशे के खिलाफ इनके डीएल लूँगा, डीएल लेके 2 फोटो लेके हम एक कार्ड बना रखा है, एक कार्ड इशू करेंगे, उस कार्ड को गले में लटकाएंगे और जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं उनके हम वो कार्ड नहीं बनाएंगे। अभी एसआई साहब ने भी इन लोगों को समझा दिया और 10 तारीख तक का हमने टाइम दे दिया। 10 तारीख तक हम उन कार्ड को क्लियर कर लेंगे। जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं, मालिक हैं, उनको हम वो देंगे नहीं वो कार्ड। और जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, देखिए, मैं इसके बारे में आपको, मुझे पता नहीं है कि किसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एग्रीगेटर्स के बारे में बता सकता हूं कि ओला, उबेर या जो भी रैपिडो हैं, एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग, एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं, वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या 2 व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कहीं हिमपात तो कहीं बारिश का कहर जारी है। वहीं अल्मोड़ा जनपद के कई इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण अल्मोड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण पारा लुढ़क गया है और जिस कारण से एक बार फिर से तेज ठंड का एहसास होने लगा है। और ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे जागेश्वर, बिनसर, स्याही देवी सहित कई क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बताई जा रही है। खबर विकासनगर से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय भावी प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे देने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर फरमान सिद्दीकी ने टिहरी लोकसभा सीट पर ताल ठोकते हुए अपनी जीत का दावा किया है। डॉक्टर फरमान सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी पार्टी देश की अन्य लोकसभा सीटों के साथ उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और नशे के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी भारत के हर राज्य के अंदर अपने उम्मीदवार उतारेगी और करप्शन और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी। आज उत्तराखंड के अंदर कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला कि उत्तराखंड की भी
पांचों सीटों पर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बात करें उत्तराखंड की, तो ऐसे में क्या मुद्दे मानते हैं पहाड़ी क्षेत्र के? उत्तराखंड राज्य के अंदर दो पार्टियों ने नशे की ओर धकेला है, बेरोजगार की ओर पहुंचाया है। खबर जसपुर से है, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार पूरे प्रयास कर रही है, जिसके चलते विजिलेंस की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और वहीं उनके किराए के घर में तलाशी लेने पर 3,91,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं जसपुर में भी शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद से विजिलेंस की टीम ने संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद जसपुर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपए की रिश्वत, जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध कराने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। चक्राता कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चक्राता के दुकानदार और व्यापारियों ने कैंट बोर्ड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर चक्राता बाजार बंद करवाया। आपको बता दें कि व्यापार मंडल की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे इन व्यापारियों का गुस्सा उस वक्त टूट पड़ा जब कैंट बोर्ड की टीम बस स्टैंड पर कैंट की ही एक दुकान के हिस्से को तोड़ने पहुंची। वहीं प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मुख्य अधिशासी अधिकारी बेवजह व्यापारियों के मकानों और दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। आज व्यापार मंडल द्वारा जो आज बंद करा गया, ये छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी तो छावनी परिषद की है, लोगों को रेंट पे दे रखी है, उसका बाकायदा किराया देते हैं, सारे जो उनके मानक है उसका पालन कर रहे हैं, समय समय पे जो भी पैसा निकलता है वो देता है कैंट बोर्ड को। बाकी यहाँ पे सीधा सीधा रिश्वतखोरी का खेल हो रहा है। इस ऑफिस में लोगों को आके परेशान करते हैं। जो भी दुकानदार है, इनको जो पैसे देता है, सुविधा देता है, उसे तो कुछ नहीं बोलते, जो नहीं देता उसका कभी दुकान तोड़ने पहुंच जाते हैं, कभी कुछ जो है किसी रूप में प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब खेल चल रहा है यहाँ पर। तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन जब तक इसका समाधान नहीं हुआ। कैंट बोर्ड ने बाकायदा पैसे लेकर के लोगों से कंस्ट्रक्शन करवा रखा है और आज कैंट बोर्ड बोल रहा है कि अनऑथराइज है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं कैंट का किराएदार हूँ और ये कैंट की प्रॉपर्टी है और कैंट ने मुझे बना के दी थी। और जब मैं 1985 में इसमें किराएदारी में आया था, 1985 में किराएदारी कुछ समय के बाद मैंने इसको सीओ साहब से प्रार्थना करी कि जगह थोड़ी कम है, उन्होंने मेरे को किराया बढ़ा के थोड़ी मेरे को बना के दी। और आज ये सीओ साहब कहते हैं कि यहाँ डीओ लैंड पे जितना अतिक्रमण है हटाया जा रहा है। तो कैंट में जितने भी डीओ द्वारा निर्माण, कैंट ने जो भी निर्माण किए वो डीओ लैंड पे किए हुए हैं। तो कैंट खुद निर्माण करते हैं डीओ लैंड पे, उनके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती अनुमति की। और आज जिनके लोग रोजगार बन गए उनके लिए उन्होंने आफत कर रखी है। और जिन यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, जो जिन्होंने किए हुए हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। और वहीं उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में महिला कांग्रेस के बैनर तले नारी न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर, प्रदेश महासचिव सुनीता कश्यप, नगर अध्यक्ष सिमरनजीत कौर ने सभी महिलाओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। वहीं जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता को जागरूक किया जा रहा है।
जो ये पद यात्रा राहुल जी ने करी है, उसके पीछे आज हम भी महिलाओं का भी पूरा योगदान है। और आज से ही नहीं, जैसे रेखा सोनकर जी ने बताया कि ये पद यात्रा हमारी चलती आ रही है, जो आज किच्छा में आके फिर से अपना वो दिखा रही है कि योगदान है महिलाओं का। और नारी शक्ति, जो बिना नारी शक्ति के राजनीति क्या कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नारी शक्ति को आज हम उनको समझाने आए हैं कि आओ हमारे साथ चलो और कांग्रेस को मजबूत करो। नारी एक गौरव है, सम्मान है, ना कि नारी एक शक्ति का दूसरा नाम है। और नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है और नारी शक्ति को सत्य सत्य प्रणाम है। और बिना नारी शक्ति के कोई राजनीतिक नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कहीं प्रगति नहीं। मैं आज किच्छा जब पहुंची हूँ, कुछ मुद्दों को लेकर पहुंची हूँ, कुछ अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पहुंची हूँ और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहुंची हूँ कि इस समय जो हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाएं सबसे बड़ी इकाई के रूप में काम कर रही हैं। और महिलाओं से कहने के लिए आई हूँ कि जो नारी न्याय सम्मेलन चल रहा है वो मैं ही ना हूँ, मुझे आने की जरूरत ना पड़े, वो खुद भी कर सकती हैं। हर वार्ड में करें, हर ग्राम सभा में करें, नगर में करें। नारी न्याय सम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को मजबूत करना। और लोकसभा चुनाव में पार्टी जिसके लिए भी डिसाइड करेगी, हम सब बहनें उसको मजबूती से लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर जो नारी न्याय सम्मेलन करने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, इस बीच में उन लोगों ने हम सभी को, प्रदेश के पदाधिकारियों को अभी देहरादून में बुलाया, हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें इस आह्वान के साथ भेजा है कि आप जाइए और प्रदेश लेवल पर, जिले में, ब्लॉक में, नगर में नारी न्याय सम्मेलन होना चाहिए। और नारी न्याय सम्मेलन क्या है? हम नारी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आज हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, न्याय का हक मिलने तक, जो आज हम सब महिलाएं, प्रदेश की पदाधिकारी सब यहाँ पर एकत्रित होके हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की पार्टी इतनी भ्रष्ट सरकार है जो कि आज हम महिलाएं खुल के चल नहीं सकते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां सरकारी स्कूलों से छात्रों की लगातार कम होती संख्या शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। और इनमें से एक प्रधानाचार्य नसीम अहमद भी हैं, जो जिस भी स्कूल में कार्यरत रहे वहां उन्होंने शिक्षा का अच्छा माहौल बनाया और छात्रों की संख्या बढ़ाने का काम भी किया है। उनके इस कार्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें 2023 का शैलेश मटियानी पुरस्कार देने का फैसला किया है। जो मैं जब आया था तो 102 बच्चे थे और आज 156 बच्चे हैं, तो ये 54 बच्चे 2-2.5 साल के अंदर बढ़ने, ये मेरा समाज से एक अच्छा बर्ताव और एक अच्छा संबंध ही कहेंगे। और उससे मैं कभी भी जो है जहाँ भी मिलता है मुझे, मैं अपने छात्रों के लिए कभी कंबल बंटवा देना, कभी शिक्षण के लिए कोई कर देना, कभी स्वेटर बंटवा देना, तो इनके लिए मुझे जो है बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और लोग मान भी लेते हैं। तो कोटद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ लगातार सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी मेहनत और अपने लगन के दम पे लगातार जो है सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही शैलेश मटियानी पुरस्कार देने का फैसला एक और शिक्षक को किया गया है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य नसीम अहमद इनका नाम है और ये इनको लेकर के, इनकी कार्यशैली को लेकर के इन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार देने का शिक्षा विभाग ने फैसला किया है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really